गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा मॉड्यूल ए में यूनिट 2 दैट इज बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स न्यूमेरिकल्स फॉरेक्स डेरिवेटिव्स बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अपना यूनिट 1 जो है दो पार्ट में, यूनिट 1 जो हमारा था ना, यूनिट 1 बीएफएम के मॉड्यूल ए में यूनिट 1 जो था हमारा, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में थ्योरी कंप्लीट करी थी। यूनिट 1 दैट इज इंटरनेशनल बैंकिंग को हम लोगों ने दो पार्ट में कंप्लीट किया था, थ्योरी प्लस दो पार्ट में न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किया था। आज हम लोग इसको जो है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स जो हमारा चैप्टर है, इसको कोशिश करेंगे एक पार्ट में ख़त्म कर दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं समरी में आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी। इसे लाइन टू लाइन पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट है, बट मैं आपको कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बताऊं भी, ताकि ये जल्दी जल्दी समाप्त भी हो सके। इसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, या कुछ क्वेश्चन आंसर आप करिएगा, और इसके साथ अगर कोई न्यूमेरिकल्स इसकी बनेगी तो हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अपनी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव जो है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का, टू अंडरस्टैंड क्या व्हाट इज द रिस्क एंड द वेरियस रिस्क इन फॉरेक्स ऑपरेशंस। फॉरेक्स ऑपरेशन में वेरियस रिस्क, और रिस्क क्या है, रिस्क एंड उससे रिलेटेड वेरियस रिस्क क्या है। ठीक है, वेरियस रिस्क एंड वेरियस रिस्क। ठीक, दूसरा कहता है गाइडलाइंस रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेस्ट रिस्क, डिफिनीशन एंड फीचर ऑफ वेरियस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट डेरिवेटिव्स एंड देयर यूजेस, appreciate whether derivative are instrument to manage risk or risk in itself। ठीक है, ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मूलतः बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के लिए है। अब इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या है। एंड एनी एक्टिविटी, सबसे पहली लाइन जो कहता है एनी एक्टिविटी यू इंडल्ज इन एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी which may result in some loss or some gain. In financial parlance, risk is associated with loss that is expected to be incurred due to happenings or non-happenings of a certain events। ठीक है, any activity, ठीक है, it is an unplanned event and financial consequences resulting in loss or reduced earning। रिस्क क्या है, इसको अगर हम देखें तो क्या है, अनप्लान्ड इवेंट है। अनप्लान्ड इवेंट है जिस जो हमारा क्या करता है, आइदर प्रॉफिट या लॉस दोनों देता है। रिड्यूस्ड अर्निंग, सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस देता है, लॉस विथ रिड्यूस्ड अर्निंग, लॉस विथ रिड्यूस्ड अर्निंग देता है। ठीक है, रिड्यूस्ड अर्निंग। अब यहाँ का था रिस्क कुड बी मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम मात्रा पे, नंबर मेनली ड्यू नंबर ऑफ प्लेयर्स etc। रिस्क किस पर डिपेंड करता है, रिस्क जो है हमारा मेनली किस पर डिपेंड करता है, तो रिस्क हमारा मेनली जो डिपेंड करता है वो है ऑपरेशन पे, ऑपरेशन वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, इन पे हमारा सॉरी प्लेयर्स, इन पे हमारा रिस्क डिपेंड करता है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट कहता है हमारा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं लिखते जाऊंगा, बाकी मैं आपको ऐसे ही लाइन बाई लाइन रीडिंग डालता हूं ताकि आपको आसान हो जाए जल्दी जल्दी पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट जो कहता है हमारा, द एरिना ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन इज ऑल्सो प्रोन टू रिस्क मेनली ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इंडिविजुअल characteristic of the different currency as also a vast area of operation,
like any other human activity, risk cannot be avoided. Risk तो आप जानते हैं, risk cannot be avoided, but international trade and foreign exchange operation, while international trade, buyer risk, seller risk, shipping risk, etc. keep the party on vigil. The foreign exchange operations are plagued with the exchange risk, settlement risk, liquidity risk, country risk, sovereign risk, interest rate risk, and operational risk. Risk and return have a direct relationship between them, in as much as higher risk means expectations of the higher returns. In a process of earning of higher returns, one can enhance the risk beyond the manageable levels. Therefore, risk need to be accepted and managed effectively and efficiently to minimize the adverse effect, maximize the profit of the goals and the goals of the organization. अब यहाँ देखिए, the risk related to volatility in price, exchange and interest rate of exposure such as commodities, currency और shares of bond need innovative instrument that could hedge their value. हेज क्या होता है? हेज मतलब अपने रिस्क को कम करना, रिस्क को कम करने को हेजिंग बोलते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स जो क्या है, डेरिवेटिव्स हमारा जो है, डेरिवेटिव्स आर सच इंस्ट्रूमेंट which when added to exposure will neutralize or alter acceptable levels the uncertainty of the profile of exposure. The value of these financial instruments are derived from the value of underlying exposure. Derivatives are such instrument which when added to the exposure, किसी भी exposure में ऐड किया जाता है, will neutralize or after to acceptable levels the uncertainty of profile of the exposure, ठीक है। Some of the popular derivative instrument क्या इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एंड फ्यूचर्स। डेरिवेटिव मार्केट में एफसी है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है, स्वैप है, स्वैप के बाद फॉरवर्ड रेट है एंड फ्यूचर्स है, ठीक है। वन ऑफ द one virtue of the derivative instrument is that they enhance the system of information transmission by offering greater liquidity with lower transaction cost. Lower transaction cost पे greater liquidity देते हैं जो हमारा derivatives है. They are also lower transaction cost पे higher liquidity देते हैं, ठीक है। With a lower transaction, they are also supposed to service a productive economy function by providing a mechanism by which risk transfer are facilitated between the players who are less willing to bear risk to those more willing to do so. Very importantly, derivative instrument are offer a vehicle of manage risk. Derivative instrument क्या करता है? मैनेज रिस्क करने के लिए एक साधन देता है। मैनेज ऑलवेज स्ट्रगल मैनेज रिस्क, ये है, चलिए सॉरी, स्टेबल स्टेट ऑफ एरिया ऑन द फ्यूचर ऑफ द मिनिमाइज पॉसिबल डिटरमिनेंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Definition of risk and risk in forex operations. The risk can be defined as an unplanned event with the financial consequences resulting for loss in reduced earning. तो इसे हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। Any activity where the result is uncertain, there is a chance of loss, may called a risky proposition. कोई भी अनसर्टेन एक्टिविटी है जिसमें लॉस के चांसेस है, उसे क्या कहते हैं? रिस्की प्रोपोजिशन कहते हैं। ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी of the activity of the trade in future, even though this activity may ultimately result in profit or gain. While human life is also risk related. In other words, it can be defined as an uncertainty of outcome. A risk in any currency, commodity or an object is due to any exposure in that particular currency, commodity or object. As I explained in unit 1, forex operations and market are somewhere different from the other commodity market and peculiar in nature due to the reason that they are largely over the counter market. Over the counter market होता है, open होता है, 24-hour day होता है, without any single location होता है, and barrier होता है, fluctuations होता है, registered almost every second moment in other market. अब कहता है any laxity on their part may be result in a losses of exposure running the whole business.
Some of the very common risk faced foreign exchange operation are exchange risk, settlement risk, liquidity risk, country risk, sovereign risk, interest rate risk, operational risk, etc. Let us check the risk individually which have discussed below. ठीक है, सबसे पहला एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? एक्सचेंज रिस्क, एक्सचेंज रिस्क आपको समझ में आया, कोई भी फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स के रिस्क में जो रिस्क या जो डिफरेंस राइज होता है उसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स आर कैन एडवर्सली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स, दैट इज रिसीवेबल एंड पेबल्स, परचेज एंड सेल्स, if not covered at the appropriate time with due watch on the market moves. Normally, dealer is expected to cover the transaction immediately by entering into the matching and opposite transactions. जो भी डीलर है हमारा उसको क्या करता है, जो मैचिंग और अपोजिट ट्रांजेक्शन्स है उससे उसको मैच करता है विदाउट लॉस ऑफ टाइम। इन केस नॉट डन देन ही इज एक्सपोज टू द एक्सचेंज रिस्क। तो क्या होगा, उसके साथ एक्सपोज हो जाएगा एक्सचेंज रिस्क में। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड ऑब्वियस रिस्क इन द फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशंस। कौन सा रिस्क? एक्सचेंज रिस्क। द मार्केट में मूव अगेंस्ट हिम रिजल्टिंग इन लॉस, thus the dealer has to immediately cover his position and keep constant watch on his position and the market moves so as to not get affected by the adverse movement. A position in a given currency arises when asset and outstanding contract to purchase that currency exceed the liability plus outstanding contract to sell the currency. In the former, अब यहाँ पे दो पोजीशंस होते हैं बैंक के, ठीक है, ट्रेजरी के। ट्रेजरी इसको कहिए, ज़्यादातर ट्रेजरी ट्रांजेक्शन्स करती है फॉरेक्स के। तो ट्रेजरी के दो रिस्क हो सकते हैं, दो एक्सपोजर हो सकते हैं। इन द फॉर्मर केस द बैंक विल हैव ए लॉन्ग या ओवरबॉट पोजीशन, जब जरूरत से ज्यादा उसने परचेज कर लिया तो उसे ओवरबॉट कहते हैं। एंड वुड एक्सपोज टू द रिस्क इफ द करेंसी डिप्रिशिएट इन वैल्यू, अगर इसने बहुत ज्यादा खरीदारी कर गई और रुपए की वैल्यू जो है ना डिप्रिशिएट कर गई, रुपीज डिप्रिशिएट कर गया, तो ये लॉस हो जाएगा। एंड द लेटर केस द बैंक विल हैव ए शॉर्ट या ओवरसोल्ड पोजीशन। ओवरसोल्ड पोजीशन में क्या है, बहुत ज्यादा उसने सेल कर दी फॉरेक्स की और करेंसी अप्रिशिएट कर गई तो एक्सचेंज रिस्क हो जाएगा। दिस ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड पोजीशन इज द ओपन पोजीशन ऑफ द बैंक। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन को ही ओपन पोजीशन बैंक का कहते हैं। In the present world, when the globe is literally wired with the major currency of the world viciously floating against each other, risk in open position assume considerable। चलिए अब यहाँ थे, ड्यू टू मार्केट लॉट रिक्वायरमेंट, थिन ट्रेडिंग ऑन द सेलेक्ट डे or other events, since it may not be possible to cover each and every transaction individually, the risk has to be controlled and managed by the prescribing suitable limits। उसमें हो गया डे लाइट, ओवरलाइट, नाइट, सिंगल डे लिमिट, ट्रेडिंग पोजीशन, वॉल्यूम लिमिट, ओवरऑल लिमिट, ओवर नाइट ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, गैप लिमिट, फॉरवर्ड मिसमैच लिमिट। ये कौन हमारा डिसाइड करता है? बोर्ड, बैंक का बोर्ड जो है ना, ये हमारी इतनी सारी लिमिट्स जो है ना वो सेट कर देता है। In fact, it is a practice to accumulate and keep open position, taking a view on the movement of exchange rate, like possible depreciation, appreciation of the currency, but all with the prescribed limit. Reserve Bank of India has authorized the board respective banks to specify and approve limits relating to the forex operations. Bank, according to their merchant turnover requirement, trading skills and volumes, has also considered the capital base, fix various limits for their forex dealing operations। अब देखिए बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कैन बी जो है हमारा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है हमारा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। पहला हो गया हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, दूसरा हो गया हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, और तीसरा हो गया हमारा ऑपरेटिंग या इकोनॉमिक एक्सपोजर। अब देखिए
ट्रांजेक्शन एक्सपोजर क्या होता है? arising due to the normal business operation consequent to which the value of transaction will affected. नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के कारण जो भी कंसिक्वेंट जनरेट होते हैं या वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस विच जो अफेक्ट करते हैं उसे ही हम ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कहते हैं. दिस इज अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन विच में एक्सपोज द कंपनी फॉर्म टू द करेंसी रिस्क विच कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ होम करेंसी. ठीक है. दूसरा हो गया ट्रांसलेशन रिस्क. ट्रांसलेशन रिस्क क्या होता है? एसेट एंड लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन में एसेट एंड लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन के कारण जो रिस्क अराइज होता है उसे ही ट्रांसलेशन रिस्क कहते हैं. दूसरा रिसेबल एंड पेबल्स. रिसीवेबल एंड पेबल्स इनके भी जो है वैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन में जो रिस्क अराइज होता है उसे ही हम ट्रांसलेशन एक्सपोजर कर. और ये क्या होता है? नोशनल होता है. नोशनल. ठीक है. ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल होता है. ट्रांजेक्शन जो है एक्चुअल होता है. This arises when the firms have to revalue their asset and liability or receivable and payables in the home currency at the end of each accounting period. This is also affected due to the consolidation of account of foreign exchange. Foreign exchange का consolidation होगा तो उसमें भी आएगा. These are not actual cost or gains. It is notional. मैंने notional कहा था. As actual loss or gain is backed at the time of actual transaction of the exposure. जब actual transaction जब होगा तो उस समय actual loss का पता लगेगा. It means any transaction exposure would undergo a transaction exposure at a future date. तीसरा हो गया ऑपरेटिंग एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर. दिस अफेक्ट द बॉटम लाइन ऑफ द फर्म नॉट डायरेक्टली ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर ऑफ ए फर्म करनी बट ड्यू टू द अदर एक्सटर्नल फैक्टर. अदर एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो रिस्क अराइज होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसे ही हम ऑपरेशन या इकोनॉमिक रिस्क कहते हैं. ठीक है. फिर से एक बार हम रीडिंग कर लें लाइन टू लाइन. But due to external factor of the market, like changes in competition, reduction in import duty, increasing competition from the import goods, reduction in price of the country, exporter, impacting exporter, increase in import duty by other country, trade tariff causing reduction in the exports. जैसे HMT का था, HMT watches was having very good domestic demand in 1970-80, lost due to the imported चिप कोड टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज वॉचेस. ठीक है. दूसरा है सेटलमेंट रिस्क. सेटलमेंट रिस्क क्या होता है? सेटलमेंट रिस्क में दो रिस्क होते हैं. सेटलमेंट रिस्क हो गया आपका, इसमें आता है पहला प्री सेटलमेंट और दूसरा हो गया सेटलमेंट रिस्क. अब इसमें प्री सेटलमेंट रिस्क कौन सा होता है? सेटलमेंट रिस्क. ठीक है. सेटलमेंट रिस्क ठीक है. The international financial system revolves around foreign exchange market. Forex market facilitate conversion of currency, movement of funds, global investment, travel and tourism, all culminating into a huge daily turnover of USD 5.1 trillion. This volume is transacted between the market participants worldwide without the use of one single central clearing house. It is a truly an OTC market. ये OTC market होता है. फॉरेक्स मार्केट तो आपको पहले ही बता दिए हैं. OTC मार्केट होता है. अब इसमें जो हमारा कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ सच ए सिंगल और ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग हाउस, ईच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट हैज टू मेक ए रिसीव पेमेंट ऑन द इंडिविजुअल बेसिस. दिस इंटेल्स काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क फॉर ईच ट्रांजेक्शन. क्या होता है? इंडिविजुअल लेवल पे जो ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? काउंटर रिस्क अराइज होता है. एनी डिसरप्शन इन द मार्केट ड्यू टू सडन डाउट about the solvency in one market participant could have serious repercussions for the global trade and finance for the international banking system as a whole. Thus, credit risk in foreign exchange operation is a risk of failure of counterparty, whether a bank or a customer. Credit risk किसे कहते हैं? The foreign exchange operation में is the risk of failure of counterparty, whether a bank or customer to meet obligation of the maturity of contract, which could result in the need of resultant open position to be covered at an ongoing rate. This could happen prior to the settlement by the one of the parties or subsequent execution by one party, but before execution
by the other one. The risk is thus classified into the pre-settlement risk and settlement risk. दो रिस्क मैंने बताया. Pre-settlement risk क्या होता है? पहला is the risk of failure of counterparty. Pre-settlement risk. Pre-settlement risk जो होगा इसमें क्या है? Failure of counterparty due to bankruptcy. Failure of counterparty due to bankruptcy, closure of any other region before maturity of contract. ये सब क्या होगा? क्लोजर हो गया और एनी अदर रीजन हो गया, एनी अदर रीजन बिफोर मैच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर मैच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो हमारा ये हो जाएगा प्री सेटलमेंट रिस्क. ठीक है. thereby compelling bank to cover the contract for ongoing market rates with the counterparty. The entail of risk is only market difference and is not absolute loss of the bank. ठीक है. अब आता है हमारा सेटलमेंट रिस्क. सेटलमेंट रिस्क किसे कहते हैं? इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ ए काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंस. टाइम जोन डिफरेंस के कारण जो रिस्क अराइज होता है सेटलमेंट रिस्क, इसमें क्या है? मेन टाइम जोन डिफरेंस. टाइम जोन डिफरेंस के कारण जो रिस्क अराइज होता है सेटलमेंट में, सेटलमेंट ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंस बिटवीन द टू करेंसी टू बी एक्सचेंज, तो इसे ही हम सेटलमेंट रिस्क कहते हैं. दैट इज वेयर द बैंक इज इन अर्लियर टाइम जोन से जापान और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म्स इट्स पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डिलीवरिंग द करेंसी टू द डिलीवर्ड बाय it, but the counterparty in another time zone, say Germany, fails before delivering the currency to be delivered by them. Such a event means complete risk and loss for the bank which is in the earlier time zone. जो earlier time zone में होगा उसको ज्यादा रिस्क होगा. अब इसका क्या है? in other words, and its core settlement of a foreign exchange trade require a payment of a one currency and a receipt of another. In the absence of settlement arrangement that ensure that the final transfer of one currency will occur if the final transfer of other currency also occurs. चलिए, the principal risk is the settlement of foreign exchange transaction is variously called foreign exchange या settlement risk और temporal risk और hostage risk. इसको जो है ना 3 नाम से जाना गया है. ठीक है, 3 नाम से जाना गया है. मिलाकर यहाँ पे देखिए, the principal risk in the settlement of a foreign exchange transaction is variously called foreign exchange settlement risk. foreign exchange settlement risk हो गया, settlement risk. और इसको बोलते हैं temporal risk और इसको या हम बोलते हैं फिर टेम्पोरल रिस्क हो गया या हॉस्टेट रिस्क. हॉस्टेट क्या था? एक जगह का नाम है. हॉस्टेट जो है यहाँ पे देखिए, तो प्रिंसिपल रिस्क सेटलमेंट ऑफ हॉस्टेट रिस्क हो गया. नेम्ड आफ्टर 1974 फेलियर ऑफ बैंक हॉस्टेट इन जर्मनी. बैंक था. इन दिस कैन हैपन बिकॉज ये बैंक ऑपरेट इन डिफरेंट टाइम जोन. डिफरेंट टाइम जोन के कारण ये फेल हो गया था ऑपरेशन में. तो इसे ही हम हॉस्टेट रिस्क भी बोलते हैं, टेम्पोरल रिस्क भी बोलते हैं, सेटलमेंट रिस्क भी बोलते हैं, जो टाइम जोन डिफरेंस के कारण जो फेलियर होती है. ठीक है भाई. as the nature of trade and forex business does not make it possible to totally eliminate the settlement risk, more particularly due to the countries situated in operating different time zones, the risk is recognized by the market participant by applying credit limit. credit limit डाल देते हैं to each country party के लिए credit limit डाल देते हैं to reduce the risk. ठीक है ना, प्रत्येक कंट्री के प्रत्येक पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट डिसाइड कर दिया जाता है तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए. The credit limit takes the form of maximum outstanding limit as well the daily revenue of each bank. The settlement risk could be avoided if only settlement system operating on a single time basis. single time basis पे अगर सिस्टम काम करता है, ठीक है, as also difference could be eliminated if the global books are linked in a single time zone.
अगर सिंगल टाइम जोन में भी लिंक कर दिया जाता है जैसे, तो इस रिस्क को, सेटलमेंट रिस्क को एलिमिनेट या कम किया जा सकता है। The settlement risk could also be avoided if settlement seems operating in a single, ठीक है। This would also eliminate by time zone problem and would pay only if received basis. The time zone difference could be eliminated if the global books are linked to the single time zone GMT, ठीक है। अब आता है तीसरा लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी मतलब समझ ही गए होंगे, लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी का जो रिस्क होगा सो व्हेन a party to the foreign exchange transaction is unable to meet the funding requirement or exchange transaction at a reasonable price, it creates a liquidity risk। वे क्या कहता है, ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कोई पार्टी जो है ना अनेबल टू मीट द फंडिंग रिक्वायरमेंट, जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है उसको फंड करने में सक्षम नहीं हो पाता है या एक्सक्यूशन नहीं कर पाता है ट्रांजेक्शन का रीजनेबल प्राइस पे, तो उसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। इट इज ऑल्सो द रिस्क ऑफ ए पार्टी नॉट बीइंग एबल टू एग्जिट और ऑफरिंग पोजीशन क्विकली एट रीजनेबल प्राइस। हियर फॉर whatever reason the market thus illiquified and positions cannot be covered or liquidated except at a high price. For example, in a deal of US dollar purchase against rupees, if the party is selling US dollar in a short fund in the nostro account, then it may not be possible him to generate borrow by USD fund, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क क्या बोलते हैं, कोई भी पार्टी जो है अपने ट्रांजेक्शन्स को एट रीजनेबल लिमिट पे, रीजनेबल प्राइस पे फंडिंग नहीं कर पाता या मीट नहीं कर पाता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को, तो उसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। अब आते हैं यूएसडी का लिक्विडिटी रिस्क सेड टू हैव अराइजन ऑन दिस सच ओकेजन फॉर दिस प्रॉपर फंड एंड कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैव फॉलोड बाय द डीलर्स। देयरफॉर liquidity risk is the potential for liability to drain from the bank on a faster rate than the assets। अब आता है कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क का सीधा कंट्री रिस्क या सॉवरेन रिस्क सेम ही है। कंट्री रिस्क इज रिस्क अराइजेस व्हेन द फॉरेन एंटिटी ऑफ द काउंटर पार्टी प्राइवेट सॉवरेन में अनविलिंग टू अनेबल फुलफिल ऑब्लिगेशन फॉर रीजंस अदर देन द यूजुअल रीजंस, और रिस्क विद अराइजेस थ्रू रिलीजन टू ऑल लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। डीलिंग इन foreign exchange with the counterparty in other country will sometimes result in country risk। Movement of a fund across the international borders creates uncertainty with regard to the receipt of the payment and thus uncertainty is defined in the country risk। अब यहाँ पे देखिए आप कंट्री रिस्क जो है, कंट्री रिस्क सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। कंट्री रिस्क या दूसरा हो गया सोवरेन रिस्क। कंट्री रिस्क जो है अपने किसी फॉरेन कंट्री में किसी सेलर से कॉन्ट्रैक्ट किया, सेलर से कोई कॉन्ट्रैक्ट की बुकिंग करी, ठीक है, इसको पूरा करना था। तो गवर्नमेंट की जब पॉलिसी आई और उस पॉलिसी के कारण जो भी इसमें चेंजेज हो गए, इसको प्रॉब्लम्स आने लगी इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में। गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण कॉन्ट्रैक्ट को ये पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाया, तो इसे ही हम कंट्री रिस्क कहते हैं। सॉरी। और सॉवरेन रिस्क क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट या उसकी कोई बॉडी जो होती है, गवर्नमेंट या उसकी कोई बॉडी ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में या इग्नोर करे, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने को इग्नोर करे या उसको डिले कर दे या उसको रोक दे, तो उसे ही हम सॉवरेन रिस्क कहते हैं, ठीक है। अब इसी को एक लाइन देख लेते हैं। Dealing in foreign currency with the counterparty in another country will sometimes result to the country risk। Movement of fund across the international border creates uncertainty with regard to their receipts and payments and other, thus uncertainty is defined as a country risk, ठीक है। The foreign party may be willing, unwilling or unable to fulfill their obligation for the reasons such as imposition of exchange rate or other control by the central bank in the government regulation on which the party do not have any control, externalization। Country risk is considered very high in case of the country which are facing problem related to foreign exchange reserve।
बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, ठीक है। कंट्री रिस्क इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय द फिक्सिंग कंट्री वाइज एक्सपोजर लिमिट एंड द रिस्क बीइंग डायनेमिक, it has to constantly monitor, more particularly in case of the different difficult countries. The difficult countries may have give rise return as too many countries, bank or parties may wish to take exposure on this such country. अब यहाँ पर आते हैं, it would be worth to mention that country risk is different from the usual credit and other risk associated with the lending decision like credit risk, settlement risk, liquidity risk, etc. A country risk arises when the counterparty, a country risk arises when the counterparty or the borrower or the buyer is a good credit risk, does not have any desire to default, कोई desire नहीं है उनको default करने के लिए, but by the local law or directive या local law or directive के कारण is forbidden by the government or the central bank to honor the commitment. गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के कारण या लोकल लॉ के कारण वो डिफॉल्ट कर जाता है या अपनी जो है ना अपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे ही हम कंट्री रिस्क अराइज करते हैं। वेयर इज द सॉवरेन रिस्क इज अ लार्जर व्हेन द काउंटर पार्टी इज अ फॉरेन गवर्नमेंट इटसेल्फ, मैंने पहले ही बोला, और एनी ऑफ इट्स एजेंसी एंड एंजॉय सॉवरेन इम्यूनिटी अंडर द लॉ विथ नो लीगल रिकोर्स टू द अदर पार्टी, तो उसे ही हम सॉवरेन रिस्क बोलते हैं। अनदर डायमेंशन ऑफ द सॉवरेन रिस्क कुड बी द चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिटिक्स policy or the change in the government itself, which could be invalidate previous contract and thus forbid the party concerned to complete take recourse of the same. While the sovereign risk cannot be completely avoided when dealing with the another country, it can suitably be reduced by inserting disclaimer clauses. disclaimer clause आप उसमें डाल के sovereign risk को कम कर सकते हैं। sovereign risk जो है हमारा सोवेरन रिस्क में आप डिस्क्लेमर क्लॉज डाल सकते हैं, किसमें, इन डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। ऑल्सो मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द सॉवरेन काउंटर पार्टी सब्जेक्ट टू द थर्ड पार्टी जुरिडिक्शन, ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क को हम गैप रिस्क भी बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क या इसको गैप रिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। एज इट अदरवाइज नोन एज अराइजेज ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। किसके कारण आता है? एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ठीक है। तो इसके कारण होता है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क करते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ एडवर्स मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट that the bank faces on the deposit, borrowing, lending and the currency swaps, forward contracts, forward rate agreements or other interest rate derivatives. The increasing capital flows the इतना multi interest. While the course of the business, the bank buy and sell currency in the spot and forward value. Borrowing and lend foreign currency, enter into swaps, futures or options relating to the interest rate. It is not practical and also possible to match the forward purchase and sales, borrowing and lending, creating a mismatch between the asset and liability. This mismatch referred as a gap risk बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मिसमैच अगर होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स में तो उसे हम गैप रिस्क बोलते हैं, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर गैप रिस्क दिया, रेफर्ड एज गैप, ठीक है ना। Besides deployment of foreign currency resources is not exactly matching maturity, exposing and bank to interest rates
आउटफ्लो, ठीक है। मनी मार्केट डीलर मैनेज विद द इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मनी मार्केट, द डीलर मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क frequently by undertaking appropriate swaps or matching funding actions or through appropriate risk mitigating interest rate derivatives. To reduce interest rate risk, individual and aggregate gap limit are fixed. Individual limits and aggregate gap limits are fixed. एग्रीगेट गैप लिमिट जो है ना फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन, सम बैंक अडॉप्ट स्ट्रेटजी टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट सिनारियो, अंडरटेक अप्रोप्रिएशन सेंसिटिविटी एक्सरसाइज फॉर एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन, समझिए। एंड डिवाइस सुटेबल हेजिंग स्ट्रेटजी, हेज मतलब अपने रिस्क को कम करना, एंड अडॉप्ट वेरियस रिस्क एसेसिंग मॉडल्स लाइक वैल्यू एट रिस्क, VAR, ठीक है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी टेस्ट ETC एंड यूज डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स एंड फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स फॉर मैनेजिंग रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क को आप ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क को जो है ना गैप रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशन रिस्क क्या है? ऑपरेशन समझ ही गए, बीइंग ए क्रिटिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन रिस्क इज अनदर इंपॉर्टेंट रिस्क शुड बी managed by dealing room. It may occur due to the differences in information system or internal control of the human error. Human error के कारण हो सकता है, ह्यूमन एरर के कारण पर्सनल रिस्क हो सकता है, ठीक है। पहला है ह्यूमन एरर, ठीक है। दूसरा हो गया सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेलियर, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल का फेलियर, इंटरनल कंट्रोल फेलियर, ठीक है। तो इसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी है चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। तो ये सब मिलके ऑपरेशनल रिस्क बनाते हैं। If infrastructure provided to the dealing room such as computer system, communication system, including telephone line, etc. fail to function due to some error or fault, the operation in the dealing room would come to the grinding halt and exposed to the various risk. आज हम यही खत्म करते हैं लीगल रिस्क तक। ऑपरेशनल रिस्क कैन बी कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम। अब कैसे कंट्रोल होगा? स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम देना होगा, स्पेसिफाइड कंटिजेंसी प्लान बनाना होगा, डिजास्टर कंट्रोल करना होगा, रिकवरी प्रोसीजर लाना होगा, एंड सफिशिएंट बैकअप अरेंजमेंट करना होगा फॉर मैन एंड मशीन, एंड डुप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द डिफरेंट साइड मिररिंग, ठीक है। ऐसे कंट्रोल होगा। उसके बाद आता है जी में हमारा लीगल रिस्क। लीगल तो आप समझ ही रहे हैं, कानून। Legal risk arises when it transpired that the counterparty with the whom the transaction has undertaken does not have a legal or regulatory authority to enter into the such transaction। जैसे मान लिया आपने किसी को एक हाउसिंग दिया, उसके नाम पे प्रॉपर्टी आपको पता चली ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो है प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, प्राइमरी प्रॉपर्टी जो है, वो मॉर्गेज करने आया, मॉर्गेज कर लिया आपने, मॉर्गेज हो गई, आपने EM क्रिएट कर लिया, फिर आफ्टर अकाउंट NPA हो गया। अब आप सरफेसी करने गए तो पता चला कि वो व्यक्ति जो था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, नॉट एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हमारा आ गया? लीगल रिस्क, ठीक है। इसे ही लीगल रिस्क कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द काउंटर पार्टी इज incapacitated for engaging in such a deal, resulting in a non-enforceability of the contract. Legal risk also includes compliance and regulations related like risk arising out from the non-compliance in the prescribed guidelines or the breach of government rules leading to the wrong understanding of rules, penalties by the enforcing agency. चलिए अब इसका आंसर हम करते हैं। चेक योर प्रोग्रेस। रिस्क कीजिए एन अनफोर्सिबल इवेंट होता है। द वैल्यू डेरिवेटिव्स आर डिराइव फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स ही बोलते हैं या लायबिलिटीज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है? ट्रू और फॉल्स लगाना। मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट में रिजल्ट इन लॉस फॉर डीलर, ओपन पोजिशन यस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नॉट
ऑथराइज बैंक टू अप्रूव लिमिट रिलेटिंग टू फंड, नहीं दिया हुआ है ना, बोर्ड को दिया हुआ है। सेटलमेंट रिस्क कैन बी अवॉइडेड इफ सेटलमेंट आर मेड ऑन द रियल टाइम बेसिस, डन ओके। हस्टेड रिस्क फेलियर ऑफ बैंक इन सेम नेम by not in way to relating to the settlement, false है। any adverse movement in the interest rate could affect the bank profitability, करता है, सही बात है, ट्रू है। नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन इज लीगल रिस्क, यहाँ मैंने पढ़ा नॉन कंप्लायंस है ना पे, तो ये लीगल रिस्क हो गया। डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट आर ए व्हीकल टू मैनेज रिस्क, यस। इंटरनेशनल ट्रेड इज रिस्क फ्री, नो, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। Fill in the blanks. In case of excess asset over the liability, the dealer will have long position. Excess over assets जो है हमारा liability से ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा long position होगा, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। ये long position होगा हमारा, long position जब हमारा asset liability से ज्यादा हो जाएगा। short position जब हमारा liability asset से ज्यादा हो जाएगा तो हम short position बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, सेटलमेंट रिस्क अराइज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ सिंगल ग्लोबल क्लियरिंग हाउस। लिक्विडिटी रिस्क कैन बी मैनेज्ड बाय प्रैक्टिसिंग प्रॉपर कंट्रोल मिसमैचेज, ठीक है। कंट्री रिस्क इज अ डायनामिक रिस्क एंड कैन बी कंट्रोल बाय फिक्सिंग लिमिट, कंट्री लिमिट हो गया, फिक्सिंग लिमिट मैंने डाल दिया था, कंट्री लिमिट कर देना है, ठीक है। सॉवरेन रिस्क कैन बी मैनेज्ड बाय सुटेबल डिस्क्लेमर क्लॉज, मैंने कहा था ना डिस्क्लेमर क्लॉज डालना इन डॉक्यूमेंटेशन, आल्सो बाय सब्जेक्टिंग such sovereign entity to their jurisdiction country, ठीक है। operational risk can be controlled by putting in place of state of art system specified contingency plan, ठीक है। ये जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड गाइडलाइंस इन रिस्क मैनेजमेंट, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू एडिशन तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, कोई एरर अगर आ जाती हो तो इन्फॉर्म करें ताकि उसे करेक्ट किया जा सके। ओके, वंस अगेन थैंक यू।